क्वेश्चन एक आता है आपको, दूसरा एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स में है उनकी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिवाइड करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे, ये कितने टाइप होता है? 3 टाइप। और पिछले चैप्टर हम लोग डिवाइड किए थे डिपेंडेंस एंड नॉन डिपेंडेंस, तो वहाँ पर आपका 3 टाइप्स वहाँ भी था, ये फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उन्हीं क्वांटिटीज को आज हम डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर। तो ये 3 टाइप्स हो गई, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। क्या होता है इसमें वेक्टर में? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, बिना दोनों के हम चीजों को समझ ना पाए, वो वेक्टर कहलाएंगे। स्केलर में क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई मतलब ना हो। ठीक, तो पहले इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे स्केलर में हम आ जाते हैं, हमने कहा भाई इस बॉडी का मास 20 kg है। अब किस डायरेक्शन में है कोई मतलब नहीं, हमें बात समझ में आ रही कि 20 kg इस बॉडी का मास है, तो मास हमारा क्या हो गया? स्केलर हो गया। हमने कहा भी कानपुर लखनऊ के बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, हमें मायने मेरे बात पूरी आ गई और किसी की जरूरत हमें नहीं है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? स्केलर हो गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं जैसे वेक्टर पे आ जाते हैं। हमने कहा 10 न्यूटन का फोर्स। अब इनकम्प्लीट 10 न्यूटन का फोर्स हमें बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिना डायरेक्शन के नहीं क्लियर होगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन बताना पड़ता है। तो फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है, इसलिए फोर्स हमारा क्या हो गया? वेक्टर हो गया। वेट, अब फोर्स के जितने भाई बंधु हैं सारे वेक्टर हो जाएंगे। वेट हो गया, टेंशन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, रिएक्शनल फोर्स हो गया, जितने भी हैं सारे सारे वेक्टर में आ जाएंगे। तो वेट का भी क्या होगा? डायरेक्शन। अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वही वेट होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा। तो m मास स्केलर है और mg वेट आपका वेक्टर होता है। एक थोड़ा और कंफ्यूजन होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सिंबल ओमेगा होता है। एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है वो वेक्टर है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर। तो कुल मिला के बात ये हो गई, जैसे हमने कहा एनर्जी हमारे अंदर इतनी कैलोरी की एनर्जी है, हमें समझ में आ गया। अब इसमें एनर्जी हमें डायरेक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो वो सारे क्या कहलाएंगे? स्केलर। जिसमें डायरेक्शन जरूरत हो वो क्या कहलाएंगे? वेक्टर कहलाएंगे। फिर भी हर चीज आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, जैसे हम बता रहे हैं कि आप कोई क्वांटिटी आ जाए, तो उसके लिए एक बार जो फिजिकल क्वांटिटी जो विशेषकर एनसीईआरटी में सब रखी हुई है क्वेश्चन एक्सरसाइज में सारी लगभग, और साल भर हम लोग पढ़े भी हैं, सब बताते भी गए हैं। तो एक बार सारी क्वांटिटीज को लगभग माइंड में बैठा लेना चाहिए। तो एक बार जब देखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे साल भर हम लोग पढ़े हैं, सब बता चुके हैं कि स्केलर, वेक्टर, सब चीज बता चुके हैं। अब कुछ थोड़ा सा और मामला आता है, जैसे एरिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आते हैं, थीटा के बारे में आते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों रूल होता है, वेक्टर और स्केलर दोनों। वेक्टर स्केलर दोनों मतलब हो गया स्मॉल अमाउंट में लिए जाएंगे तो ये वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, लार्ज अमाउंट में लिए जाएंगे तो ये स्केलर अमाउंट। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जैसे फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ डी एस हमारा कैसे बिहेव कर रहा है? वेक्टर। एरिया हो गया, ये वेक्टर बन गया, इसलिए वेक्टर नोटेशन लिखेंगे तो डी डॉट डी एस लगा देते हैं। तो जब ये स्मॉल अमाउंट में काम करेंगे तो ये बन जाते हैं वेक्टर, और लार्ज अमाउंट लोगे तो क्या हो जाएंगे? स्केलर।
जैसे थीटा, डी थीटा, अब डी थीटा जहां हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर। डी मीन्स बहुत स्मॉल, और थीटा कैसे लिया तो इसके लिए बिहेव करता है। तो ये क्वांटिटीज ऐसी हैं, इसका मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो दोनों बिहेवियर रखती हैं, वो वेक्टर का भी और स्केलर का भी। अब हम आ जाते हैं करंट के बारे में आ जाते हैं। करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद ये किस में रखा गया है, स्केलर। तो क्यों रखा गया है, इसलिए कि जैसे अब ये 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 3 एम्पियर इधर से आ रही है, तो ये कितनी हो जाती है, 5 एम्पियर हो जाती है। जबकि यदि वेक्टर होता तो वेक्टर का कैरेक्टर है, लाभ ट्रायंगल है, लाभ पैरेललोग्राम है, उसको फॉलो करना चाहिए था, और उस तरह जो फॉलो करती है तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसका आंसर आना चाहिए था 2 स्क्वायर प्लस, लेकिन इसको नहीं फॉलो करती। इसका मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, उसके बावजूद भी ये स्केलर है। तो वेक्टर होने के लिए दो ही चीज जरूरी नहीं है कि केवल डायरेक्शन हो, केवल मैग्नीट्यूड हो तो वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने कहा था 2 कान है, 2 आंख है, तो जरूरी नहीं इंसान के लिए इंसानियत, जैसे वेक्टर के लिए वेक्टर का कैरेक्टर, और वेक्टर कैरेक्टर होता है लाभ ट्रायंगल और लाभ, इसको जो फॉलो करेगा वो वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन हम कहें तो ये कहें कि क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो और वो लाभ पैरेललोग्राम, लाभ ट्रायंगल को भी फॉलो करते हो, वो वेक्टर कहलाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो वो वेक्टर हो भी सकती है और नहीं हो सकती, लेकिन जो वेक्टर होंगी उनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जरूर होगा। क्लियर हो गया, हमारी बात समझ में आई? हमने क्या बताया, 2 आंख 2 कान है, इंसान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इंसानियत चाहिए, लेकिन इंसानियत किसी के अंदर है तो मान लेंगे 2 आंख 2 कान वाला है ये। वैसे ही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि वो वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी। तो एक क्वेश्चन बारीक सा आपका यहाँ से बन सकता है। अब हम लोग आते हैं टेंसर पर आ जाते हैं। ये टेंसर क्या होते हैं, ये कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, रोटेशन से उनका वैल्यू चेंज हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये रॉड है, इसको जो है ऐसे रोटेट कराओ, इसको एंड से रोटेट कराओ, इसको ऐसे रोटेट कराओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज का अलग अलग, रॉड वही है, लेंथ वही है, मास वही है, लेकिन रोटेशन से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है, टेंसर है। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। हर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। कुछ बुक्स में ये जो टेंसर क्वांटिटीज हैं, कई सारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी, ये सब उसमें स्केलर भी रखे हैं। एक्चुअली ये होता है जो 0 ऑर्डर के टेंसर होते हैं वो स्केलर भी होते हैं, ये रीजन होता है, लेकिन वो तुम्हारे यहाँ नहीं आता, बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर है। पूरी फिजिक्स में अब ये 3 क्वांटिटी आपको मिलती रहेंगी। अब बात है इनकी जो हम कैलकुलेशंस में कैसे यूज करेंगे। तो कैलकुलेशंस में यूज करने का जो मेथड है, वो जो स्केलर है वो सीधे अलजेब्रा फॉलो करती है। अलजेब्रा मतलब 2 और 2 मिलके 4, वो नॉर्थ में है, साउथ में, इससे कोई लेना देना नहीं। 3 और 2 मिलके 5 हुआ, 3 में से 2 गया 1 हुआ, इसको फॉलो करेंगे। मतलब जहां प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो, इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, पोटेंशियल हो गया,
एनर्जी हो गई। तो ये सीधे सीधे अलजेब्रा फॉलो करते हैं। और जो वेक्टर हैं वो किसको फॉलो करेंगे? पैरेललोग्राम को फॉलो करेंगे। वो ऐसे हम नहीं कहते हैं कि 2 + 2 = 4। हम पूछेंगे डायरेक्शन क्या है, तब हम बताएंगे 2 to 4 होगा कि नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं, ऐसे इधर कोई, ऐसे इधर कोई, 3 है, ये 2 है, तो हम कहेंगे भाई 3 + 2 = क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन अब यही ये 3 इधर को है, 2 इधर को है, तो हम ये कहेंगे 3 - 2 = ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये किसको फॉलो करेंगे? पैरेललोग्राम को। जहां जहां वेक्टर फिजिक्स में आप आया साल में पढ़े, वहां वहां हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज किया। जहां जहां पर स्केलर क्वांटिटी थी वहां वहां हम लोग से अलजेब्रा को फॉलो किया। इसमें वेक्टर वालों को इंडिकेट करने के लिए एरो का हम लोग यूज करते हैं। ये आपका हेड होता है, इधर वाला क्या होता है? टेल होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर इनका डिटेल हमने ये लिखा हुआ है कि क्या जो भी हम बता रहे थे आपको, सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके। जैसे अब यहाँ देखिए, टाइम, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन आर स्केलर। दीज हैव डायरेक्शन व्हिच यूनिक। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इनको हम वेक्टर नहीं रखते हैं। किसमें रख देते हैं? इसको हम स्केलर में। ठीक, टाइम हो गया, टाइम भी चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पीछे नहीं आएगा, दाएं बाएं नहीं होगा, एक डायरेक्शन में चल रहा है। समय आगे की ओर चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, इन सबको किस में रखा गया? स्केलर में। की बात आ सकती है कि भाई डायरेक्शन तो होता है टाइम में, हमेशा आगे की ओर जा रहा है, लेकिन यूनिक डायरेक्शन है, इसलिए इनको हमने इसमें रखा है। बाकी जो क्वांटिटीज ये हम देखो, ये लिखिए, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड टेंसर। हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारे टेंसर हैं। लेकिन अभी तक तुम्हारे यहाँ सिर्फ क्या पूछा गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी के एग्जाम्पल नहीं पूछे गए, लेकिन सारे हमने यहाँ लिख दिए। और फिर एक पॉइंट हमने और लिख दिया, जीरो ऑर्डर टेंसर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको किस में रखते हैं? ठीक, इसलिए लिख दिया है कि कहीं किताब में, बुक में, गाइड में लिखा हो तो ऐसा ना हो फाड़ फूड़ के फेंक दो कि गलत पढ़ाया था, तो वो कहीं कहीं दोनों लिख दिया जाता है। ठीक, लेकिन बस तुम्हारे बस इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, इतने आया है, इससे अलावा नहीं आया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने कहा कि इट इज नोटेड दैट अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन बट द कन्वर्स में आर में बता ही दिया, सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज है द डायरेक्शन, इट मे आर मे नॉट बी वेक्टर, टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। जो वेक्टर होंगी उनमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जरूर होगा, लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो तो वेक्टर हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती। फिर यहाँ पर हमने 6 पॉइंट में देखिए, एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन टेकन इन स्मॉल अमाउंट बिहेव्स एज अ वेक्टर एंड लार्ज अमाउंट बिहेव्स एज अ स्केलर। फिर एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर इफ ओबेइंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे। इंसानियत है तभी वो इंसान है, नहीं तो नहीं। ठीक, तो ये हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया। स्केलर को बताया कि उनको हम अलजेब्रिक तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। वेक्टर को हमारे पास तरीका क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद अब यहाँ पर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में हम लोग आते हैं। इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ पॉलीगन है। जो हमें ज़्यादा ज़रूरत का है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। लॉ ऑफ ट्रायंगल में थोड़ा एक चीज़ की ज़रूरत हमें है बस, और उसकी ज़रूरत इतनी सी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टेटमेंट वगैरह आता नहीं है, उसमें नहीं जाना।
इसमें इतना है, ये आपका P Q, किसी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर लिए, ऊपर एरो हम लगा देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका R। दूसरा देखो, P Q, इसको हमने S लिखा, ठीक। स्टेटमेंट यही है कि दो फोर्सेज हों, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हों, उन दो फोर्सेस को हम ट्रायंगल के दो साइड से डिफाइन कर सकें, तो जो थर्ड होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो ट्रायंगल के थर्ड साइड से, ये स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट ये है कि थ्री पार्टिकल्स एक्टेड ऑन पार्टिकल, मतलब थ्री फोर्सेस एक्टेड ऑन पार्टिकल एंड they define along the direction of the triangle, then particle is in equilibrium. तीन फोर्स किसी पार्टिकल काम कर रहे हैं और उनको ट्रायंगल के तीन साइड से हम डिफाइन इस तरह से कर सकें, इसका मतलब पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो अब यहाँ पर बस अब उससे मतलब नहीं, तो मतलब सिर्फ इसमें है, इसको कैसे लिखोगे बता दो, इसको लिखोगे P प्लस Q इज इक्वल टू, ये इसका डायरेक्शन देखा अपोजिट हो रहा है, इज इक्वल टू R, ही रिजल्टेंट बन जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, यह हो जाएगा P प्लस Q प्लस S इज इक्वल टू 0। ये इतना जानना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किसमें है, इक्विलिब्रियम। जैसे कहा जाए कि P Q S ये तीन फोर्स हैं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो समझ जाएंगे कि P प्लस Q प्लस S इज इक्वल टू, ठीक। तो इतनी जरूरत है, बाकी स्टेटमेंट वगैरह तुम्हारे आना नहीं, तो इसलिए उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये दो चीजें आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं हम लोग, अब आते हैं ला पैरेललोग्राम, इसकी बड़ी जरूरत है आपको। तो ला पैरेललोग्राम में हम डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, हम केवल फार्मूले पे आते हैं, ठीक। फार्मूला हमारा ये देखिए, ये P हो गया फोर्स कोई, ठीक, और ये फोर्स आपका हो गया Q, ये रिजल्टेंट हो गया R। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू हमारी आई, क्या आ जाएगी बोल दो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। पूरे साल भर ये मिलता रहा आपको। और दूसरा tan अल्फा, tan अल्फा मतलब ये रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाएगा बता दो, Q साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा। हमने कहा फिजिक्स में सिंबल की बड़ी अहमियत होती है। देखिए यहाँ भी थीटा है और यहाँ अल्फा, दोनों एंगल हैं, लेकिन वो थीटा क्या है, P और Q के बीच का एंगल है। और यहाँ जो अल्फा ये क्या है, ये रिजल्टेंट का एंगल है। अभी अधूरी बात है, किसकी तरफ से है, अब पूरी बात, मतलब कि ये जो हमारा अल्फा है ये किसकी तरफ से है, P की तरफ से। मतलब ये हुआ कि जिसकी तरफ से हमें एंगल निकालना होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, P की जगह रखेंगे। जैसे मान लो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के फोर्स हैं, और क्वेश्चन आता है कि भाई 5 न्यूटन की तरफ से रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, तो P की जगह क्या होगा 5 और Q की जगह क्या होगा, ये मतलब जिसकी तरफ से रिजल्टेंट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, P की जगह लिखा जाएगा। तो यहाँ P और Q फोर्स हो गए, थीटा एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्सेस, एंड अल्फा एंगल ऑफ रिजल्टेंट टूवर्ड्स फोर्स P, किसकी तरफ से है, P की तरफ से है। और इसमें हमने कहा था कि दोनों पैरेलल
न्यूट्रल लग रहे हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में आर मैक्सिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है पी प्लस। एंटी पैरेलल कर रहे हो काम, पीओ क्यू 180 डिग्री पे है, 180 तो आर मिनिमम होता है, तो आर मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी पी डिफरेंस, बड़े वाले में छोटा माइनस कर देंगे। और ये 90 डिग्री पे है, तो हमने कहा इसको याद कर रहना, ये मिलता रहता है, उस केस में रिजल्टेंट हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस। ठीक, तो हमने ये कहा था कि रिजल्टेंट की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में आती है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट आया वो ग्रेटर आर इक्वल टू आर मिनिमम आएगा एंड लेस आर इक्वल टू आर मैक्सिमम होगा। हमने कहा था 4 न्यूटन 3 न्यूटन के फोर्स हैं, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या हो सकता है बता दो? रिजल्टेंट हो जाएगा इसका आर की, आर मिनिमम क्या आएगा? आर मिनिमम आएगा 4 माइनस 3 कितना आया? और आर मैक्सिमम क्या आएगा बोलो? ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगी 1 से लेकर 7, ना 1 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड करेगा एंगल पर, एंगल जो दिया जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी हमारी। लेकिन जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 1 और 7 के बीच में। ठीक, तो ये फॉर्मूला तो रटा होना चाहिए क्योंकि हर कदम पे आपको इसकी जरूरत है। तो ये हमने सिंबल्स लिख दिए हैं, बोल दो। पॉलीगन लॉ में स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये जानना है आपको। अब देखिए सबकी डायरेक्शन में क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो डायरेक्शन सेम है तो कैसे लिखेंगे बताओ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू। अच्छा, इसी में मान लो हम डायरेक्शन इसका रिवर्स कर दिए तो अब क्या हो जाता बताओ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, यही रिजल्टेंट बन जाता है आपका। बोलिए, दोनों क्लियर हो गया? कोई खास जरूरत हमें नहीं है, लॉ पैरेललोग्राम से हमारा सारा काम चलेगा। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब पहले वाले में हम क्या कर रहे थे? उसमें ये कह रहे थे कि कोई पार्टिकल है और उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ। कार खराब हो गई रास्ते में, पूरे परिवार उतर के फोर्स लगा रहे हैं, तो सबका मिला के कितना फोर्स हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। क्लियर हो गया? तो वो चीज हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं किसी पार्टिकल पे कोई एक फोर्स लग रहा है तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या होगा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये रिजल्टेंट आर है, ये आपका एंगल थीटा है। तो हमने क्या बताया था आपको, जिधर एंगल होगा उधर और जिधर एंगल नहीं होगा उधर, बस इतने से काम चल जाएगा आपका। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस दूसरा अलोंग, जिसको रिजॉल्व करो बीच में होगा। बीच का मतलब इन दोनों के बीच में होगा। ये दोनों कंपोनेंट हमेशा आपके 90 डिग्री होंगे। अब दूसरा ये बता दो, ये है, यहां बताओ, ये थीटा इधर बताओ क्या हो जाएगा, और cos थीटा इधर क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या बताना चाहे, डायरेक्शन। रिजल्टेंट का बाहर की ओर आउटवर्ड है तो कंपोनेंट का भी आउटवर्ड हुआ, इनवर्ड है तो ये भी क्या हुआ, इनवर्ड हुआ।
बस इतने से काम चल जाएगा आपका, और कोई ज़रूरत नहीं, बाकी डिटेल हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमने ये बताया था कि फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अहम चीज़ है आपकी ये। इसके लिए 3-4 स्टेप्स हमने आपको समझाए थे। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई वेदर गिवन क्वांटिटीज वेक्टर आर स्केलर। जो चीज़ हमें निकालना है पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर है कि स्केलर है। स्केलर है तो सीधे किसको फॉलो करेगा, वो अलजेब्रा को। जैसे आप पोटेंशियल फाइंड करते थे तो पोटेंशियल में चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल प्लस हुआ, माइनस है तो माइनस हुआ। वहाँ कोई और रूल अप्लाई नहीं कर रहे थे। एनर्जी भी यही कर रहे थे, एनर्जी में चार्ज प्लस है प्लस लेते थे, माइनस है तो माइनस लेते थे। लेकिन यदि वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर है तब हमारे पास क्या डायरेक्शंस हैं कि इफ गिवन क्वांटिटी स्केलर देन फॉलोज अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ये बता दिया हमने। और थर्ड स्टेप आते हैं कि इफ गिवन क्वांटिटी इज वेक्टर देन यू फॉलोज फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट क्या बताया था, ये बताया था फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वी फाइंड फोर्सेस एक्टेड ऑन बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे मेन रोल इसी का होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव बढ़िया बनते थे पहले, तो उसमें ये जो निकाल लेता समझो आधा काम हो गया उसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंट फोर्सेज एक्टेड ऑन अ पार्टिकल। जैसे वेट है, हमेशा डाउनवर्ड्स रिएक्शन रखा है तो कहाँ लगेगा, ऊपर। कोई बॉडी फ्रिक्शन, यहाँ पर रफ सरफेस है, mg डाउनवर्ड्स हो रहा है, रिएक्शन अपवर्ड हो रहा है, म्यू आर बैक साइड में लग रहा है। कोई बॉडी लटकी हुई है, mg डाउनवर्ड्स, टेंशन अपवर्ड। कहीं चार्जेस की बात आती है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि लाइक चार्जेस हैं तो फोर्सेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक है तो क्या करेंगे, यही इसी कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव है टूवर्ड, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड स्टेप आते हैं हम लोग कि नाउ वी रिजॉल्व फोर्सेज इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब हमने कहा था टेढ़े को सीधा करेंगे, जैसे कहते हैं ना बहुत टेढ़े हो सीधा कर देंगे, ऐसे फिजिक्स में क्या करेंगे, टेढ़े को सीधा करेंगे। अब टेढ़े को सीधा कैसे करते हैं, टेढ़े को सीधा इस तरह से करते हैं कि मान लो कोई फोर्स आपको ये लग रहा है तो इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग, इसी कहा जाता है कि रिजॉल्व फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। स्टेप नंबर 2 हो गया आपका। स्टेप थर्ड हम आते हैं। अब यहीं से शॉर्टकट मामला आ जाता है। यदि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ दो बातें हो गई। पहली बात क्या हो गया, बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, भाई इक्विलिब्रियम दो तरह, एक हो गया रेस्ट का और एक हो गया मोशन का। तो रेस्ट में तो रुका हुआ है और मोशन में चले तो कैसे चले, कांस्टेंट वेलोसिटी चले। वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो फोर्स पैदा ही नहीं होगा। इसका मतलब सिस्टम कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गया। तो यदि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो क्या करोगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये आपको फाइंड करना, और नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर लॉ पैरेललोग्राम हमने रिजॉल्व कर लिया। हमने फोर्सेस px और फोर्स py निकाल लिया along x एक्सिस along y एक्सिस, और फॉर्मूला लगा दो r इज इक्वल टू √p² प्लस। तो पूरी फिजिक्स में सिर्फ आपको ये पढ़ना होता था फार्मूला क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये आपको पता है तो पूरा निचोड़ तो आपको ही मिल गया सारा। और फॉर्मूले नहीं पता रहता, दर्द इस चीज का है, तो अभी आज सुनेंगे, कल जो पढ़ाए थे तो समझ लेना। इसलिए अब जो आना क्लास में तो वो लोग पूरा रट के आना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे अब 10 इधर है, इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 cos 30 इधर क्या आएगा,
10 sin 30। ठीक, तो हमने बता दिया कि स्टेप डी वाले में हम लोग आए कि यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट निकालना, वो समझ में आ जाता है, नेट है, रिजल्टेंट है, ये सब निकालना है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में वो नहीं है, तो क्या लगा दोगे, पैरेललोग्राम लगा देंगे। और इसी में डायरेक्शन निकालना हो कि किस डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो फिर क्या लगाते थे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपान एक्स कंपोनेंट, ये हो गया आपका। लेकिन यहीं तक ज्यादा यही सफिशिएंट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। हम लोग देखो रिवीजन है इसलिए बहुत आराम से नहीं चल सकते हैं, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं बाबू नहीं बढ़ा देंगे, उड़ जाए खोपड़ी से इतना भी नहीं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं, मतलब आज ये चैप्टर खत्म करके ही जाना है। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम आते हैं पोलर वेक्टर और नॉन पोलर, पहले तो इनके बारे में समझ जाते हैं। तो पोलर वेक्टर जो होते हैं, जितने भी लीनियर वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जो लीनियर मैकेनिक्स पढ़े, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर। और रोटेशनल वाले सारे नॉन पोलर होते हैं। मतलब पोलर वेक्टर, लीनियर वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। और नॉन पोलर का एक नाम और है एक्सियल वेक्टर, जिसमें पता ना चले कि मुर्गी आया, मुर्गी का अंडा पहले आया, वो आपका हो गया एक्सियल। जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अब ये फैन कब चल रहा है तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जितनी रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वेक्टर की, वो सारी क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। एंगुलर वर्ड लग जाए बस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टार्क, ठीक, जितनी इस तरह से एंगुलर वर्ड लग रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। फोर्स, वेलोसिटी, अब ये लीनियर लिखा नहीं जाता है। फोर्स लिखा है या वेलोसिटी लिखा है, एक्सीलरेशन लिखा है, तो क्या हो गए, लीनियर हो गए। एंगुलर होगा तो वर्ड लिखा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी लीनियर वाली हैं वो सारी क्या हो गई आपकी, पोलर। और जो रोटेशनल वाली वो सारी नॉन पोलर। इसमें दो एग्जाम्पल केवल पूछे गए अभी तक बस, एक फोर्स, एक एंगुलर मोमेंटम। फोर्स आपका किस में आ गया, पोलर में आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम किस में आएगा, बस। ठीक, इससे कोई खास मतलब नहीं है। इक्वल वेक्टर में आते हैं, तो इक्वल वेक्टर जिनका दोनों को मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो जाए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ठीक, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, उनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा ऊपर वाला ही जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। अनलाइक वेक्टर में क्या होते हैं, जिनके बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, उनको अनलाइक करें। 0 हुआ तो इक्वल, और इक्वल में दो बातें हो गई, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो गया। ठीक, फिर हमने लिखा है ऑल इक्वल वेक्टर मस्ट बी लाइक। अच्छा, लाइक में और अनलाइक में तो केवल इतना डिफरेंस है, लाइक में एंगल 0 पैरेलल और अनलाइक में 180 हो गया। और लाइक में और इक्वल में क्या डिफरेंस है, इक्वल में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लाइक में सेम हो चाहे ना हो तब भी हम लाइक कह लेंगे। जैसे अब आपका जो है, ये देखिए, ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, लाइक दोनों कहे जाएंगे। ये भी लाइक हुआ, ये भी लाइक हुआ, लेकिन हम इक्वल की बात कहें तो ये इक्वल हुआ लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ। इक्वल में दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ये कोई कंपटीशन लायक क्वेश्चन नहीं है, न कहीं पूछा जाएगा, ये बस ऐसे नॉलेज के लिए है, आएगा नहीं। आने वाला भी जो ऊपर बता सिर्फ वही मतलब का है बस। कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि पॉइंट जो एक ही लाइन पे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। वैसे जो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, भले वो
0 डिग्री पे काम कर रहे हो या 180 डिग्री पे काम कर रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो रहा, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। पूछा नहीं जाएगा। ठीक, अब आते हैं कोप्लेनर एंड, ये पूछा जाता है। हिंदी में कहते हैं समतलीय और असमतलीय, मतलब एक ही प्लेन पे काम कर रहा हो उसको क्या कहोगे? कोप्लेनर। और एक से ज्यादा पे काम करे तो क्या कहोगे? नॉन कोप्लेनर। मतलब क्या हुआ? इधर देखो, अब पहले प्लेन समझ लो, ये x है, ये y है, ये आपका z एक्सिस हुआ, z वाला आपका ऐसे हुआ, ये प्लेन हुआ, ये xy प्लेन कह लीजिए, बोर्ड है आपका xy प्लेन हुआ, ये आपका xz प्लेन हुआ, ये आपका yz प्लेन हुआ। पॉइंट क्लियर हो गया? ये xy हुआ, ये xz, ये अब यदि आपका कोई वेक्टर है जो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। अब मान लो कोई वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को हो गया, ये क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर हो गया। तो वेक्टर्स सिचुएटेड इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर एंड इफ सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन देन इट इज कॉल्ड। ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन आता है कि कोप्लेनर के लिए, तो मतलब का आपका ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0 इज 4। नॉन कोप्लेनर कम से कम कितने हो और कोप्लेनर कितने हो? बस यही क्वेश्चन आता है। कोप्लेनर में कम से कम कितने हो? 3 फोर्स हो, तब उनका सम 0 हो सकता है। 3 से ज्यादा तो हो ही सकता है, लेकिन कम से कम कितने हो? 3। और नॉन कोप्लेनर कितने हो? 4 हो। अब क्वेश्चन इस तरह से एक आया हुआ है कि 3 फोर्सेज हैं A, B, C, D, या फोर्सेज आर F1, F2 एंड F3 एक्टेड इन डिफरेंट प्लेन्स। तो लिख दिया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? तो कम से कम, अब अलग अलग प्लेन पे काम कर रहे हैं तो कैसे हो गए? नॉन कोप्लेनर। और एक ही में काम कर रहे हैं तो क्या हुए? कोप्लेनर हो गए। तो जब एक ही प्लेन में हो तो कम से कम कितने होने चाहिए? 3, और नॉन कोप्लेनर में कम से कम 4। यही पॉइंट आता है आपका, बाकी और नहीं पूछ, डेफिनेशन नहीं आएगी, बस एक क्वेश्चन ही बनता है बस। आप तो इसको याद करना, कोप्लेनर में कितने होने चाहिए? 3, नॉन कोप्लेनर में कितने होने चाहिए? 4। ठीक, बाकी ये जो हमने बताया इसका थोड़ा मैग्नेट में जरूरत पड़ जाती है, और जगह जरूरत पड़ती है। जैसे मैग्नेट में आ जाता है कि एक कॉइल है वो XY प्लेन में है, दूसरी कॉइल है YZ प्लेन में है, तो इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये प्लेन, हर प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और प्लेन परपेंडिकुलर, फील्ड भी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो वहां पर B = √B1² प्लस B2² लगा देंगे। एक मान लो XY प्लेन में है, एक YZ प्लेन में है, अब XY प्लेन का फील्ड ऐसे हो जाएगा, अब मान लो ये XZ प्लेन है, इसका फील्ड ऐसे हो जाएगा, तो दोनों फील्ड एक दूसरे क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो वहां पर थोड़ी जरूरत पड़ेगी और प्लेन की जरूरत पड़ेगी। बाकी यहां सिर्फ मतलब का आपका 2 पॉइंट हो गया कि ये रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी। ठीक, तो मतलब ये जो कोप्लेनर के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? 3, और नॉन कोप्लेनर के लिए कितना होना चाहिए? 4। ये पॉइंट याद किए रहेंगे, और इसमें कोई मतलब नहीं। अब आते हैं 0 आर नल वेक्टर। ठीक, 0 या नल वेक्टर, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो सिंबल होता है इसे 0 बना के वेक्टर लगा देते हैं। ठीक, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 0 वेक्टर कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, वही बताओ एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल जहां चला वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ? नल वेक्टर हो गया। पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर। फोर्स क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर। पार्टिकल इज इन रेस्ट, वेलोसिटी 0, फोर्स 0, ये नल वेक्टर हो गए। तो नल वेक्टर क्या हो गए या 0 वेक्टर क्या हो गए? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो। ये तो डेफिनेशन हो गई इनकी। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है
कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन बड़ी प्रॉब्लम तो ये, जीरो वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन की वजह से क्या, और वेक्टर तो हम ये भी नहीं कह सकते डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं कैन नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बोलो, जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो वेक्टर कैन नॉट डिफाइन। ठीक, इसमें क्या आता है, ये जो पॉइंट बताया हमने, एक तो वो आता है और दूसरा यहां से देखो, जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका क्या आएगा, जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो जैसे किसी में जीरो ऐड करते हो या जीरो माइनस करते हो तो सेहत पे कोई फर्क, वही बात यहां भी है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू a माइनस जीरो इज इक्वल टू a। n यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई 2 3 4 5 समथिंग। अब 2 को जीरो करो क्या आएगा, जीरो तो आएगा, बोलो। तो यहां जीरो वेक्टर है इसलिए क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ध्यान दिए रहना। देखिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा कि दो वेक्टर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, और इक्वल वेक्टर है तो ये जीरो आ गया, जीरो वेक्टर आएगा, ध्यान दिए रहना। और ये वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरो को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है, जीरो। लेकिन जीरो वेक्टर है तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, बोलो। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आईटी में या किसी में आया हुआ था, जीरो वेक्टर का मॉड उसमें दिया जीरो वेक्टर होगा या जीरो होगा, जीरो हो जाता है। किसी वेक्टर का मॉड हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। ये मतलब कोई वेक्टर का मॉड ले लोगे तो क्या आएगा, वो स्केलर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये आप जरा देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यहां से अब आपकी वेक्टर की स्टार्टिंग शुरू होती है। इधर देखिए, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसको कहा जाए, जो कैप लगा हुआ है इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको कहा जाता है वेक्टर ए, और इसको कहा जाता है मॉड या मॉडुलस या मॉडुलाई। तो ये यूनिट वेक्टर जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। ये आपका हुआ, जैसे हम अभी आगे बता रहे हैं क्या होता है ये, जैसे लिखा हमने 2i प्लस 3j, ये हो गया हमारा। और मॉड ए का मतलब क्या हो गया, मॉड निकालना कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हो गया 9 4 अंडर रूट। तो ये जो यूनिट वेक्टर हमारा आया ये हो गया 2i प्लस 3j अपान रूट, ये मतलब होता है। ये जहां जहां लगा होगा इसका मतलब वो i j में है, और जहां ये डंडा लगा होगा इसका मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। या बुक्स में केवल इसको बोल्ड लेटर से ऐसे लिख देते हैं, तो समझ लो कि ये वाला या जैसा सिंबल दें, ठीक, वेक्टर लगा इसका मतलब हो गया i j के में है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर होते क्या हैं। यूनिट वेक्टर देखिए, तो ये आपका x, ये हो गया आपका y हो गया, इधर हो गया x डैश y डैश, ये आपका था z, और ये हो गया z डैश। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको डिफाइन करते हैं, i से यूनिट वेक्टर ऐसे कैप लगा रहेगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस i, ये क्या हो जाएगा
जे, इधर क्या हो जाएगा माइनस जे, ये क्या हो गया के, और इधर हो जाएगा माइनस के। ये सब स्मॉल लेटर होते हैं और उन पर कैप लगा होता है, लेकिन हम सीधे लिखेंगे आई, ये लिखेंगे जे और इसको लिखेंगे के, ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये एक्स वाई में ये यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कहने का मतलब हो जाएगा कि मॉड आई, मॉड जे, मॉड के, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं डायरेक्शंस में, आ गए इस तरह के दिशाओं में, ईस्ट इधर, वेस्ट ऊपर, नॉर्थ नीचे, ऊपर स्काई, और इधर हो जाएगा अर्थ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, स्काई, अर्थ। जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम, अब बताओ इधर क्या हो जाएगा, आई, ये माइनस आई, ये जे, ये माइनस जे, इसको के, इधर आएगा माइनस के। क्वेश्चन दे देते हैं कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देंगे तो हम इसको लेकर चलेंगे, एक्स वाई कहेंगे तो हम इसको मान लिया करेंगे। तो आई जे के हैं क्या, आई जे के हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। अब जैसे हमने कहा कि हमें डिफाइन करना है कि पार्टिकल बी इज इक्वल टू दिया है 2i 3j प्लस 4k, इसका मतलब हो गया कि जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, ये आई जे के हमें बता देते हैं, क्लियर कट बता देते हैं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने कहा जैसे अभी लिखा है, कोई यार दोस्त है और कुटाई हो गई कायदे से, कहीं लपड़ियाया गया है और तुम देखने गए, बोल भी नहीं पा रहा, मुंह पे भी पड़ा है। अब उसने लिख के दे दिया, समझ लो एक डायरेक्शन कहीं लपड़ पड़ा 2, वाई से 3, जेड से, मतलब चौतरफा मिल गया है। और मारने वाले में वो सबसे आगे रहते हैं जो सबसे ज्यादा दुष्ट होते हैं। जैसे कहीं चोर पकड़ा जाएगा तो जो चोर होगा पहले मारेगा उसको, ये नियम है। तो ऐसे ये नहीं सोचेगा ये हमारी बिरादरी का है, रहने दो, वो पहला काम करेगा। तो ऐसे ऐसे मारपीट में भी कोई पिटाई हो रही तो सबसे आगे रहते हैं जो उसमें नंबर 1 रहते हैं। तो ये हो गया हमारा आई जे के का डायरेक्शंस हो गया। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आई जे के का 1 होता है, इसीलिए किसी के साथ लगा दोगे तो उनकी सेहत पे कोई फर्क, हाँ डायरेक्शन बता देंगे वो, एक फ़ायदा हमें ये हो जाता है, हमको डायरेक्शन पता चल जाता है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, कोई वेक्टर हमने ले लिया, a1i, a2j, a3k, तो इसका मॉड कैसे निकाला जाता है, मॉड ए बोलो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर। कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, लेट a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो मॉड निकालो इसका, क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, बोल दो 4 प्लस 9 प्लस, तो माइनस भी है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाता है। ओके, तो अब ये वैल्यू आपकी जो भी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट। अब यहां वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए अपान मॉड ए, वेक्टर ए कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k अंडर रूट 29। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग जो करेंगे, जो एप्लीकेशंस हैं उन पर थोड़ा सा आ जाते हैं तो बताते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D, जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से
निकाले थे। तो पहले इसके बारे में आ जाते हैं। ये कोई वेक्टर आपको दिया गया, ये a इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। समझो ये जेड एक्सिस ऐसे है और ये कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है ये। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसका मॉड ले लेंगे। तो फार्मूला होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो A1 अपान मॉड ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 अपान मॉड ए, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू A3 अपान, क्लियर हो गया। A1 कोएफिशिएंट ऑफ I, A2 कोएफिशिएंट ऑफ J एंड A3 कोएफिशिएंट ऑफ K। तो किसी वेक्टर का हमें एंगल निकालना है तो हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, और साइन में ही हमने क्या बताया दिया बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, निकालने का तरीका भी हमने बताया था क्लास में आपको। ये इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिए, इसकी वैल्यू होगी और ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4 समथिंग ऐसे दे दिया। तो इस तरह क्वेश्चन इस पर है, न्यूमेरिकल आना है इस पर आएगा आपका। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 अपान मॉड ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 अपान मॉड ए, कॉस गामा इज इक्वल टू A3 अपान मॉड ए। और ये इक्वलिटी बता दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये रटे रहना इनको, ठीक। अब आए, अब यहां से हम लोग आते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ये अभी हमने जो बताया, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अब यहाँ का शुरू होता है। ज़्यादातर लोग जैसे क्वेश्चन सोचते हैं, लाओ वेक्टर के एक रख देते हैं, तो उनके दिमाग में सीधा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट रख दो या डॉट प्रोडक्ट, वो स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब उनका, हाँ उनका मन है कि नहीं एक वेक्टर का रखना है तो पहले ही। अब कोई बहुत ज़्यादा उखमजी टाइप का है तो वो सोचता है थोड़ा और डेप्थ ले लें, लेकिन पहले जो उसका माइंड जाएगा यहीं भी जाता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहले ये हो गया, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा। वेक्टर को एग्जाम्पल बताओ, फोर्स इज इक्वल टू, स्केलर है, वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें, वेक्टर मिला। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें, गलत हो गया। बताओ कोई एग्जाम्पल बताओ, वेक्टर अपान स्केलर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, b इज इक्वल टू डी अपान, तो यहां पर वेक्टर लिख देना, ठीक। इसके बाद स्केलर अपान वेक्टर, वेक्टर अपान वेक्टर, ये सब कोई मतलब। अब आते हैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, बोल दो, वेक्टर इंटू वेक्टर, बोलो, दोनों आता है। वो वेक्टर भी हो सकता है, वो स्केलर भी हो सकता है। देखो वेक्टर इंटू स्केलर तो आ गया वेक्टर, वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर, और स्केलर इंटू स्केलर स्केलर ही रहेगा। और वेक्टर इंटू वेक्टर में वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। अब देखिए वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर भी आया, स्केलर भी आया। इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें दोनों में
अब दोनों कंपेयर करते हैं हम लोग। देखो इसका हीरो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, या पहले रुक जाओ ये लिख दे, इधर हमने क्या लिखा क्रॉस लिख दिया। अच्छा रुक जाओ, तो हम इसको रुक जाओ दूसरा पेज ले लेते हैं। अब दोनों कंपेयर करके याद कर लेना सीधे ही। इधर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट ले। अब डॉट प्रोडक्ट में आते हैं, इसका हीरो फॉर्मूला है ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी यहाँ पे आते हैं ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर इसमें एन आया, इसमें एन नहीं है। क्यों? इसलिए आया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो पैदा होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर। और यहां स्केलर, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं हुई और वेक्टर की डायरेक्शन हुई, इसीलिए ये एन आया है आपका। एग्जाम्पल एक हमने ले लिया कि एफ इज इक्वल टू या टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस टाउ इज इक्वल टू ये वेक्टर पैदा जो हुआ वो भी वेक्टर। तो ये जो ये एन आया है इसकी डायरेक्शन बताता है। और क्या बताता है? ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स होगा, हम रूल से आगे निकालेंगे, लेकिन होगा हमेशा परपेंडिकुलर। यहां पे आया W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब ये वेक्टर पैदा जो हुआ वो क्या हुआ, इसीलिए इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट में रखा, इसको किस में रखा, वेक्टर। अब क्वेश्चन कोई आया तो अब लोग पूछते हैं कि कौन सा हम लगाएं, तो जो पूछा जा रहा है वो वेक्टर है तो क्या लगाओगे, वेक्टर प्रोडक्ट लगाओगे। जो पूछा जा रहा है स्केलर है तो क्या लगाओगे। जैसे कहते हैं वर्क डन निकालो तो क्या लगाओगे, स्केलर प्रोडक्ट। और टाउ निकालना है, एल निकालना है तो क्या लगाओगे, वेक्टर प्रोडक्ट लगाओगे। ठीक, तो ये वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आया, स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर को वेक्टर से किया, वेक्टर आया तो इसको किस में रखा, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1, यहां से एंगल हम लोग निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड। यहां से एंगल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, ए क्रॉस बी करोगे वो भी आई जे के में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से एंगल नहीं निकालते। यहां से एंगल निकालना हो, तुम्हें ए ओ बी दिया गया हो, एंगल फाइंड करना हो तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक, यहां से आप एन की वैल्यू ये 90 डिग्री कर दें थीटा तो यहां पे एन निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। ये बताओ थीटा 0 कर दो तो बताओ cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है। तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आ जाओ, थीटा 0 कर दो तो बताओ साइन 0 की वैल्यू, तो यहां क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो क्या जरूरत है, यहां से ये आ गया ए पैरेलल टू। यदि ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल है। बस ऐसे ही कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता, कोई और न्यूमेरिकल इसका फ्रेम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो बता दो ए डॉट बी की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर टू, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे और वैल्यू 0 कर देंगे। बोलो, यहां पे आ जाओ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जब यहां रखेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और इंटू एन, तो एन की वैल्यू
एक बार ये फॉर्मूला बहुत पहले पूछा गया था, तो ये मॉड ए मॉड बी। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ ए वेक्टर बी इज इक्वल टू, ए ले लेते हैं, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। इक्वल वेक्टर में एंगल क्या बताया था, 0। तो बताओ ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए और कास 0 की वैल्यू 1 बोल दो। तो यहां पर आ गया वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए का। क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv, लेकिन जब वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर के स्क्वायर कर दोगे तो बदल क्या जा रहा है, स्केलर में आ जाता है। वैसे खास जरूरत इसकी नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, ठीक, तो थीटा यहां पे क्या हुआ, तो बता दो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा ए क्रॉस बी, पूरा यहां क्या आएगा, 0 आ जाएगा, वही ए पैरेलल टू बी आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहां पर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ए और बी क्या हो गए, परपेंडिकुलर। और यहां ए क्रॉस बी 0, तो ए और बी क्या हो गए, पैरेलल। बोल दो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो ए और बी क्या हो गए, पैरेलल। इस पर और क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बस इसी तरह पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, तो ए डॉट बी 0 हो, इसका मतलब ए और बी हमारे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इस पर मिलेगा आपका, इस पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग अब इधर देखिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कर लो, तो बता दो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो वेक्टर आई मॉड आई कास 0, तो बता दो आई डॉट आई मॉड आई 1, ये भी 1, तो 1 1 1। बोलो, तो आई डॉट आई वैल्यू क्या हुई, तो यहां से मिल गया आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। इधर आ जाओ, अब यहां बताओ ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी, यहां भी ले लेते हैं, थीटा यहां क्या हुआ, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू, तो क्या मिल गया, मिल ये गया आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और डॉट प्रोडक्ट 1। आगे आते हैं, ए इज इक्वल टू ले लो आई और बी इज इक्वल टू ले लो जे, तो बताओ यही तो होता है, ये आई हुआ, ये जे हुआ, एंगल कितना हुआ, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 और कास 90 की वैल्यू होती है, अबे 1 वो 0 कास 90 की वैल्यू 0। तो बताओ क्या मिल जाएगा, फॉर्मूले में रखो, हम लिख नहीं रहे बार बार। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू मॉड आई मॉड जे और इंटू 0। तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई, तो यहां से हमें मिल गया आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 और सिमिलर का 1। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर हमने ए इज इक्वल टू आई ले लिया, बी इज इक्वल टू जे ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आई क्रॉस जे मॉड आई मॉड जे कास 90 1 और इंटू यूनिट वेक्टर एन। एन क्या होता है, ए और बी पर परपेंडिकुलर, तो बता दो आई और जे परपेंडिकुलर कौन होगा, के। क्या होगा, के। तो यहां लिखेंगे हम के, तो बता दो क्या आ गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, बताओ आई जे पे परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब इसको देखो ऐसे याद कर लेना, इस वाले को यहां देखिए ऐसे,
ये आई जे के, ऐसे क्रम से चलोगे तो पॉजिटिव लेना, और उल्टा चलोगे तो, अब जैसे देखो आई क्रॉस जे, तो बोलो क्या आएगा, तीसरा आएगा, और तीसरा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इतना ध्यान देना, क्रम से चलो, आई जे के, आई जे के बाद फिर क्या आएगा आई, तो क्रम से चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलोगे तो आई क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के, अब बताओ के क्रॉस आई, उल्टा चलो, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे क्रॉस आई, इसको याद किए रहना। तीसरा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्रम से चलोगे प्लस आएगा, उल्टा चलोगे तो माइनस आएगा। तो यहां पे एक चीज आपके पास ये आ गई कि आई डॉट आई, मतलब कि सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, और डिसिमिलर का 0, और वहां बताओ क्या, सिमिलर का 0 था, और डिसिमिलर में तीसरा आता है, आई जे है तो के आएगा, जे आई है तो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक, अब एक इनका वो दिखा देते हैं आपको, इधर देखिए, कोई वेक्टर हमने ए ले लिया, A1 आई, A2 जे, A3 के, B इज इक्वल टू, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो डॉट प्रोडक्ट में बस क्या करो, आई को आई से, जे को जे से, और के को, तो बताओ यहां क्या आएगा, A1 B1, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, बस काम खत्म। सीधे अलजेब्रा ये फॉलो करेगा। अलजेब्रा मतलब क्या हुआ, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, प्लस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव, और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो अलजेब्रा 4th क्लास पढ़े उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर हो गया। बाकी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब आओ क्रॉस प्रोडक्ट में, यहां ध्यान समझना, जैसे हम ए और बी यही ले रहे हैं, ठीक, तो ए क्रॉस बी निकालना हमें, 2 डंडे खींच लिया करो ऐसे ही। फिर हमने क्या कहा था, आई लिखो, जे लिखो, और प्लस माइनस, और अब आई, अब देखो ध्यान दो, पहले आया उसको लिखेंगे नहीं तो आंसर आपका रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। पहले ए आया है, आई कोएफिशिएंट यहां बताओ, A1, फिर A2, फिर A3, बी बताओ B1, B2, और अब ये लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल मान लेते हैं, तो हमने आई लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, A2 B3 माइनस जे ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई। अब बताओ क्या बचा, A1 B3 माइनस B1 A3। अब प्लस में के ले लो, ये लाइन गई, ये लाइन गई, A1 प्लस ओ माइनस A2, अरे ये लेंगे तो ये लाइन कैंसिल हो गई, ये 4 बचे, ऐसे ये ले लिया, ये 4 बचे, ये ले लिया, ये और ये बचे, बोल दो। ये प्रोडक्ट का वाला मामला आ गया। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग आते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल किस में मिलेंगे आपको। तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, चलो बताओ, इसमें जो आपको मिलेगा, ये तो खूब मिलता है, W इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको, फाई इज इक्वल टू, ठीक, पावर P इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू, पूरी फिजिक्स में जहां जहां कास होगा
वहां वहां डॉट, जहां जहां साइन होगा वहां वहां क्रॉस, और हमने बताया जहां साइन क्रॉस नहीं होगा वहां यूनिट वेक्टर से मल्टी। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका क्या होता है बताओ, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा हटा दिया वेक्टर नोटेशन में आ गया। ये फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये होता फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, ये होता पी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, ये होता आई इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा। अब यहां पे आ जाओ, जैसे ये होता है टाउ इज इक्वल टू होता है एफ आर साइन थीटा, वेक्टर नोटेशन लगाओगे तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस, बोलो। इनमें ध्यान दिए रहना, इन दोनों में आर पहले आता है और इन दोनों में आर बाद में आता है, ठीक, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और उल्टा कर दोगे तो रिवर्स आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों होते हैं, ठीक, आर पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ये पी लीनियर मोमेंटम है, ये फोर्स है, बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पहले आएगा आर बाद में आएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। क्लियर हो गया सबको, बोलो। तो ये चीज़ ध्यान दे रहना, इसमें क्वेश्चंस किसी पे आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो आ रहे हैं वो टाउ और एल पे आ रहे हैं, बाकी आ तो किसी पे सकते हैं, इस पर भी आया हुआ है, ठीक। तो ये जहाँ जहाँ साइन वहाँ वहाँ क्रॉस, जहाँ जहाँ कास वहाँ वहाँ डॉट, और जहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या बताया था, जैसे फोर्स है, अब फोर्स होता Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वेक्टर में लाना है तो क्या करोगे, वेक्टर हमने इधर लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से मल्टीप्लाइंग सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर, बोल दो, ठीक। ये दो हो गए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं हम लोग, तो अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक। एप्लीकेशंस में कई सारे एप्लीकेशन इसमें रहेंगे। जैसे पहले एक होता है ट्रायंगल के साइड्स जो होती हैं उनके बीच का एंगल निकालना, ठीक। अब यहाँ से एप्लीकेशंस का कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है। डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट में जो एन आ रहा था ना, तो वो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल पूरी फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ी। क्या रूल होता है कि इधर देखिए, ये कोई वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो फिंगर्स हमारी कहाँ से चलें, ए से कहाँ जाएं, जैसे ये है आपका, इसे ये ए है ये बी है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो ए क्रॉस बी आएगा या तो अपवर्ड होगा या तो, इस थंब को आप सेट कर लिया करो, किसी डायरेक्शन में सेट कर लो। मान लो हमने अपवर्ड सेट कर लिया, ये अपवर्ड सेट किया तो देखो ए से कहाँ जा रहा है, अपवर्ड हुआ। लेकिन मान लो ये ए होता और ये बी होता, तो अब ऐसे तो जाएगा नहीं, हमें इसे बंद करना होता है। तो हम क्या करते, अपवर्ड सेट किया, अपवर्ड सेट किया और हमारा जो फिंगर्स हैं इधर से इधर जा रही हैं। यदि ए है और ये बी है तब तो अपवर्ड होगा, लेकिन ये ए है और ये बी है तो ये देखो, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका यही होगा, मेथड यही हो गया आपका कि ये ए से बी जा रहा है तो यही आपका होगा ए क्रॉस
कोई भी निकाल लो फिजिक्स में, जैसे टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब आपको यहां डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक। हम ये मान लेते हैं पी अलोंग एक्स एक्सिस है, ई अलोंग वाई एक्सिस है, तो फिंगर्स हमारी पी से कहां चलें? ऐसे चलें, देखो ये, तो टाउ किधर हो गया? अपवर्ड हो गया, ये हो गया आपका टाउ। बोल दो। ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने काफी किया था। ये ए है, ये बी है। तो ये बताओ ए और ए क्रॉस बी में क्या एंगल आएगा? अब ए क्रॉस बी किधर होगा बताओ? ए से बी ऐसे गया, ये हो गया आपका ए क्रॉस। देखिए ये हुआ ना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी समझो ये है। अब ए क्रॉस बी ये है, तो बताओ ए क्रॉस बी ए में एंगल कितना आया? ए क्रॉस बी वो बी में कितना आया? बी क्रॉस ए किधर जाएगा? डाउनवर्ड्स जाएगा। देखो अब ऐसे ऐसे चलनी चाहिए फिंगर्स। सो जो बोर्ड के अंदर पेन गया है, तो बी क्रॉस ए और ए में, बी क्रॉस ए और बी में 90। बोलो। अच्छा अब कहें हम a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है इनका रिजल्टेंट इधर ही कहीं तो आएगा, a प्लस बी। अब बताओ a क्रॉस बी ये हो गया, a प्लस बी ये हो गया, तो a क्रॉस बी और a प्लस बी में बताओ 90 डिग्री। कोई भी लाइन जाएगी 90 डिग्री। बोलो। और b क्रॉस ए कहां गया? डाउनवर्ड्स। तो b क्रॉस ए और a प्लस बी में भी कितना हुआ? 90 डिग्री। ए क्रॉस बी किधर हुआ बताओ? अपवर्ड। बी क्रॉस ए किधर हुआ? डाउनवर्ड। इसमें क्या आएगा? 180। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी में एंड बी क्रॉस ए, इसमें जो एंगल आता है कितना आता है? ठीक। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, इस रूल से हम निकाल सकते हैं। हम लोग मैग्नेट में खूब पढ़ा, वहां भी निकाले थे। ठीक, जहां भी हो राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, याद करिए। ये आर रेडियल वेक्टर, ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। ये P ये ऐसे मूव कर रहा है, P इज इक्वल टू ये MB आपका हुआ। ओके। अब हमें L का डायरेक्शन निकालना है, तो बताओ ये परपेंडिकुलर। अब इधर बता दो हमें, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो कैसा हुआ? डाउनवर्ड्स। तो अब इसी का नहीं, सर्कुलर मोशन में आपकी 4-5 चीजें हैं। कौन कौन सी? एल, टाउ, ओमेगा, अल्फा एंड थीटा। 5 चीजें हो गई। पांचों का सेम डायरेक्शन। कैसे सेम हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हो रहा है? अपवर्ड। अब क्लॉकवाइज में कौन 5 चीजें हमने बताई? बताओ। एंगुलर मोमेंटम, मैकेनिकल टार्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पांचों का डायरेक्शन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड्स। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोल दो। अब आते हैं हम लोग आगे। तो ये डायरेक्शन वाला हो गया आपका। फिर आते हैं एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दो जो साइड्स हैं ट्रायंगल, उनके बीच एंगल निकालना। तो एंगल का रूल ये होता है, फर्स्ट ये है, जो एंगल होता है वो होना चाहिए बिटवीन नंबर 1 हेड हेड और नंबर 2 टेल टेल। दोनों का हेड हो या दोनों का, मतलब हुआ ये इधर का मुंह है, ये कहलाएगा क्या?
ये हेड हुआ, पीछे ना देखा करो, डायरेक्शन देखा करो, क्योंकि बहुत दूर लगा हुआ। तो ये हेड हुआ और ये क्या हुआ, टेल हुआ। तो ये हुआ हमारा, ठीक। या ऐसे देखो, अब यहां दोनों का ये हेड है, ये हुआ। और लेकिन मान लो ऐसे हो रहा, ये इधर है। अब इसका ये हेड हुआ और ये क्या हुआ, तो हम ये नहीं निकालेंगे इसको आगे की ओर। ये थीटा हुआ, ये हुआ। एक का हेड और एक का टेल है, तो हम हेड को क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो एंगल निकालने का है कि दोनों का हेड हो या दोनों का टेल हो। हेड टेल है तो हम हेड को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक। दूसरी चीज आते हैं, इसमें क्या देते हैं, हिंट देते हैं कि ट्रायंगल, एक तो हमेशा राइट ट्रायंगल की बात आएगी। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एंगल 90 डिग्री हुआ तभी ये बनेगा, नहीं बनेगा। उसके लिए पाइथागोरस दे देते हैं। जैसे ये साइड ए बी एंड सी है, तो पाइथागोरस बताओ क्या हो जाएगा इसमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो साइड उन्होंने दे दिया 5 3 4। अब 5 बड़ी वाली साइड हुई तो 5 की स्क्वायर कर लो, कितना आया 25। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लो तो 9 प्लस 16, ये भी कितना आया। इसका मतलब क्या हो गया, एक एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। कौन सा एंगल, जो बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब जैसे 5 3 है तो ये समझो, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये दोनों किसी को ले सकते हो। ये आपका एंगल 90 डिग्री है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम किसी भी ट्रायंगल के साइड निकाल सकते हैं, साइड के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए दो हिंट आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये मालूम होना चाहिए बिटवीन हेड हेड या बिटवीन, और दूसरा आपको ये हिंट दिया जाएगा एंगल किसी न किसी मेथड से देंगे, या कभी कभी एंगल ही दे देते हैं, या कभी कभी ये आपका पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, या कभी कभी ये दे देते हैं कि मान लो ये बी है और ये सी है, तो कहते हैं कि बी परपेंडिकुलर टू सी, ये हिंट दे देते हैं। तो एंगल हमारा कितना हुआ 90 डिग्री। मतलब ये 90 में ही अप्लाई होगा और 90 कहीं ना कहीं से देंगे आपको। और इसके बाद दो रूल जो लॉ ऑफ ट्रायंगल के हमने बताए थे, लॉ ऑफ ट्रायंगल का बताया था ना, उसमें क्या दो रूल बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि ये वाला, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये आर है, तो क्या रूल था बताओ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। या ये बता दो, ये हुआ पी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर, मान लो ले लेते हैं। तो यहां क्या बताया था, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक हिंट दे देंगे, चाहे ये हिंट दें चाहे ये हिंट दें, उससे में डायरेक्शन पता चल जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। तीन बातें समझ लो। एक हो गया कि हमें जो निकालना होता है हेड हेड या टेल टेल। दूसरी बात कि जो हिंट दिया जाएगा एक एंगल 90 के लिए कोई ना कोई हिंट दे देंगे, ठीक। और तीसरी बात, इन दोनों में से कोई एक बात कहेंगे, चाहे ये कहें चाहे ये कहें, या इसी को कह देंगे कि जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में, ये कह देंगे तब भी हम समझ जाएंगे। मान लो कहते ए बी सी डी, ए बी सी तीनों इक्विलिब्रियम है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बोल दो। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपने, फॉर्मूला जो है सर्कुलर मोशन में इसकी जरूरत पड़ती है। सर्कुलर मोशन में ये आपका थीटा है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू 2b साइन, और बता दो डेल्टा आर इज इक्वल टू, और बता दो डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये तीन फार्मूले आपके सर्कुलर में ही काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्सीलरेशन होगा वेक्टर होता ही होता है, ये भी वेक्टर होता है। तो ये तीन फार्मूले हैं आपके जो सर्कुलर में, कहीं सर्कुलर मोशन बॉडी मूव कर रही वहां पे पूछे जा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एक क्वेश्चन केवल फ्रेम होता है आपका, ये साइड ए है ये बी है, तो बता दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहां पर
हाफ मॉड बोल दो, तो इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पैरेललोग्राम का नहीं आता, जिसको हम नहीं बता रहे। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी में डेल्टा वी, ये हमने आपको बताया था, याद करिए, ये था B1 B2 एंगल थीटा, ये बी नेट या रिजल्टेंट की बात है। तो बी नेट या रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो बी नेट इज इक्वल टू बोल दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। जब हम यही चेंज करते हैं रिवर्स आ जाएगा, ये ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, तो ये जो एंगल हमारा ये आएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब इसका रिजल्टेंट जाएगा, इसको हम डेल्टा बी, इसी को रिलेटिव कहेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 कॉस, क्योंकि थीटा की जगह यहां लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा मिलके क्या आ जाएगा यहाँ माइनस। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, दो पार्टिकल हैं और 2 और 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, उनके बीच एंगल 30 डिग्री है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन इस पर उस तरह का नहीं आएगा। दूसरा ये इसमें रिलेटिव का ये कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड रिवर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे डेल्टा बी हमने लिखा, और ये हो जाएगा BA माइनस BV, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जिसकी रेस्पेक्ट में उसको माइनस कर दिया करो। जैसे कहते हैं रिवर की वेलोसिटी आई जे केम दे दिया, बोर्ड की वेलोसिटी आई जे केम दे दिया, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे लिखें डेल्टा बी इज इक्वल टू BB माइनस BA, तो क्या कहोगे बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ज्यादा कभी आता है, ज्यादा नहीं आता है। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये देखिए आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे दो वेक्टर आपके ए और बी हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले रहे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है बताओ, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या और लिख देते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर यूनिट वेक्टर। अब इसी में प्रोजेक्शन आप बी अलोंग ए कहोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, या यही हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। अब जरा ध्यान दो, दोनों क्या डिफरेंस है। ये पूछा अलग से नहीं जाता है, ये एक्चुअली स्केलर वैल्यू आती है, ये वेक्टर में आता है, ऑप्शन पे होगा। ऑप्शन में देख लेना न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, तो हम ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2 3 4 10 ऐसे आएगा, और ये लगाओगे तो क्या आएगा IJK में आएगा। क्यों IJK में आएगा, यहाँ पर नहीं ये वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी और यहाँ वेक्टर ए है। ठीक, तो ये IJK में आएगा। ध्यान दिए रहना हम जो बता रहे हैं, यदि आंसर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो ये लगाना है, ये लगाना है, और यदि आपको दिया गया IJK में तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें IJK आएगा ना, बोलो। जिसके अलोंग रहेगा वो नीचे रहेगा, काम खत्म। जिसके अलोंग बी के अलोंग है तो बी नीचे, ए के अलोंग है तो ए नीचे। दूसरी बात क्या हो गई, IJK में आंसर दिया गया तो IJK में फिर वेक्टर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें IJK आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, बस एक फॉर्मूला याद कर लो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, इंटू वेक्टर बी। फिर से याद कर लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी अपॉन मॉड बी या ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ये दोनों ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके। ट्रिपल प्रोडक्ट में केवल एक क्वेश्चन आता है बस, और वो एक क्वेश्चन ये है, ये वाला, कि क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर आइडेंटिकल हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखो ये दो आइडेंटिकल हैं, ठीक, और ये दो आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी? 0। बस यही एक क्वेश्चन आता, बाकी नहीं आता। मतलब दोनों सेम वेक्टर हो। देखो, अब देखो बी क्रॉस बी दोनों सेम हुए, यहाँ देखो ए और ए सेम हुए, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। नहीं, वो पहले हमने लिखा हुआ है इफ एनी टू वेक्टर आर आइडेंटिकल देन, मतलब इनमें से कोई दो आइडेंटिकल हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? और ये हमने एग्जाम्पल बताया है। बात क्लियर हो? ये ए बी सी में कोई दो आइडेंटिकल हुए तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ये हमने एग्जाम्पल बता दिया है। तो इसमें बस इतना आता और नहीं आता है, ठीक। तो